हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, हम आपके साथ क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। हमने और आपने क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 3 तक ख़त्म कर लिया था। अध्याय शुरू किया था मुग़ल साम्राज्य। उसकी हमने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक इसकी पूरा कवर कर लिया था। यहाँ से शुरू करते। उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपरा है, मतलब एक राजा था, उसका बेटा राजकुमार, जो उस राजा के बाद उसका बेटा राजकुमार कैसे राजा बनता है, उसकी क्या परंपरा थी, उसी को देखते हैं। चलो। मुगल श्रेष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उसका श्रेष्ठ बेटा ही मुगल राजा बने अंगली, जिसमें श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही और श्रेष्ठ है? मतलब इनका था कि ऐसा नहीं था कि मतलब कोई श्रेष्ठ बेटा ही उत्तराधिकारी बने। ऐसे राजा के 5 पुत्र हैं, उसमें से एक बड़ा बेटा था। ये जरूरी नहीं उसका सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बने। उसमें जो कोई अपना मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ किस्सा होता था उस टाइम। जो अच्छे से अपने और भाइयों को हरा देता था और भाइयों को पराजित कर देता था, और जो अपने आप को शक्तिशाली बना लेता था उस साम्राज्य में, वही राजा बनता था। इसकी कुछ चीज़ें हैं, देखो। राजपूतों के साथ मुगलों की सदियाँ। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। इस तरीके से अब उनमें क्या क्या परंपराएं थी, इन्हीं को देखते हैं। मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। तलिका 1 को इस तरीके आप इसको देखते चलना आगे। ये बहुत आपके लिए बहुत हेल्प देगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से आप मैप देखते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो। आप पाएंगे कि मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभियान का मतलब बराबर युद्ध किए, उसके साथ संघर्ष किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। मतलब उनको जब वो शक्तिशाली बन गए, अब अन्य राजाओं को ये लगने लग गया कि हम इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते, ये हमसे बहुत शक्तिशाली है, इससे अच्छी विनाशकारी से अच्छा है कि हम अपने आपको ऐसे ही सत्ता स्वीकार कर दें। हाँ, मैं आपकी सत्ता स्वीकार करता हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, इस तरीके से था। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखो, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगल ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जहांगीर, मतलब जहांगीर जिसको वतन कहते थे, वतन के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब इनका कहना है जो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जो हारा हुआ था, अकबर की सबसे बड़ी नीति ये थी कि जो हारा हुआ था उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अगर उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तो उसको वो अच्छी तरह से उसे छोड़ देते थे, उसकी सारी चीज़ जीती हुई लौटा देते थे। बस उसका एक कहना था कि हाँ, आप हमारे अधीन के नीचे, हमारे नीचे ही अपना राज स्थापित करोगे, कि हाँ मेरा वो है, वो इसकी तरह जैसे सामंतों की तरह है, इस तरीका था। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखिए। एक बार फिर तालिका मतलब इसको देखिए, आपको इस देखने के लिए बोला है। इसमें बहुत सारे युद्ध की चीज़ें भी दी हैं, आप इससे देख देख कर पढ़ते चलना और समझते चलना। देखिए,
गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ था? किसका था? अब मनसबदार और जहांगीर ये प्रथा थी जो अकबर ने चलाई थी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप इसके लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप यूपीएससी की, पीसीएससी की किसी भी तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए आप समझिए। आपको उस बुक से अच्छी कि आप यहीं अपना बेस तैयार कर लो। जैसे 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 साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाही मनसबदार कहलाए। अब मनसबदार को कहते थे उनके जो अधीन काम करते थे, उनके जो मनसबदार का मतलब था जो उनके नौकरशाही थे। इसके आगे समझा भी जाएगा। देखो, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। उनको ऐसा मनसबदार कहा था जिससे कोई सरकारी नौकरी, जो अकबर के दरबार में कोई अच्छे पद पर होता था, सरकारी था, उसे मनसबदार कहलाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मतलब ऐसा है कि जो जितना है, मतलब आप मुसलमान हो तो आपके मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई, उनके पद ज़्यादा हैं तो उनका अधिकार, उनके पद ज़्यादा तो उन्हें वेतन भी ज़्यादा मिलेगा और उनकी इज्जत और उनका सर्वश्रेष्ठ बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम ऐसा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंप जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। इस तरीके से मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। इस दगवाने की प्रथा किसने चलाई थी? आपको याद होगा, चलो मैं बता देती हूँ। वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी दागने की प्रथा। एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। इन सारे काम करने के बाद अब आगे देखते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जहागीर कहते थे। अब जहागीर का मतलब समझ में आ गया कि जो कर इकट्ठा करते थे, जो किसानों से कर इकट्ठा करके जो पैसा मिलता था उन्हीं को अपने वेतन के रूप में मिलते थे और उन्हीं को जहांगीर कहते थे। और जो तकरीबन एकताओं के समान ही होती थी, जो एकताओं के समान ही होती थी। एकता मैंने बताया था उस तीसरे चैप्टर में कि एकता क्या होता है। आपको अच्छे से पता भी होगा कि 10 गांव के समूह को एकता कहते थे, उसके एक मंत्री को एकताओं कहते थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जहांगीरों पर नहीं रहते थे। वे उस मुक्तियों पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जहांगीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मतलब उसमें कोई अधिकार करना नहीं था, बस वो अपना राजस्व एकत्रित कर लेते थे बस। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। उनके नौकर होते थे जो उनका ये सब काम करते थे, वो किसी और काम में काम करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जहांगीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जहांगीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जहांगीरों की संख्या कमी हो गई। फलस्वरूप कई जहांगीर रहने
जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों के अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब जिस तरीके से अकबर की जहांगीर और मनसबदार की व्यवस्था थी, उस पर जहांगीर खरा नहीं उतर पाया। उसकी शासनकाल में इस व्यवस्था का मतलब ध्वस्त ही हो गया, इधर उधर हो गई। इस पे सही नियंत्रण नहीं कर पाया, उस पे सही तरीके से नज़र नहीं रख पाया, इसलिए ज़्यादातर इसका मुसीबत किसानों को झेलनी पड़ी। ये सब हुआ। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जात के हिसाब से वो की जाती थी। अब जात के हिसाब से क्या किया जाती थी, कैसे वेतन दिया था उसका देखो। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा और 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब इनसे बड़े ये थे। फिर अकबरों के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के साथ थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 89 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? जी हाँ, उसके टाइम पे ऐसी चीज़ें हो गई थी कि उथल पुथल हो गई कि वो इन चीज़ों पे अच्छे से कवर नहीं कर पाया और उनसे अच्छे से अपने हिसाब से नज़रिया नहीं कर पाया, इसलिए उथल पुथल चीज़ें हो गई, इनसे ये चीज़ें खर्चा भी बढ़ गया। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया। थैंक यू।